हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है जीडीपी। आप सबने सुना होगा जीडीपी, इस देश का जीडीपी इतना है, इंडिया का जीडीपी इतना है। तो अब हम देखते हैं कि ये जीडीपी अक्सर होता क्या, असल में ये क्या है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि जीडीपी को पढ़ने का मकसद क्या है ना, क्योंकि हम पढ़ तो सब लेते हैं लेकिन अगर उसका फ़ायदा नहीं है तो वो इन वैन हो जाता है। तो हम देखेंगे कि जीडीपी का पढ़ने का फ़ायदा क्या है। तो जीडीपी हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें नेशनल इनकम निकालनी होती है। जैसे मैं अगर कुछ काम करता हूँ तो मेरी इनकम क्या है, अगर मैं उसका कैलकुलेशन नहीं करूँगा तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होगा मेरे लिए, है ना। कितना एक्सपेंडिचर करा, कितना मेरे पास रेवेन्यू आ रहा है, मतलब कितना पैसा मेरे पास आ रहा है, तो उन सब का जो कैलकुलेशन होता है उसको बोलते हैं हम नेशनल इनकम। टोटल नंबर ऑफ़ मनी, मॉनेटरी वैल्यू मेरे पास कितनी है, कितनी गुड की प्रोडक्शन हो रही है, कितना क्या हो रहा है, वो जीडीपी से हम मेजर करते हैं। नेशनल इनकम को हम जीडीपी से मेजर करते हैं। वैसे नेशनल इनकम को निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं लेकिन उनमें से जो सबसे अच्छा है वो है जीडीपी। तो जीडीपी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पर दो चीज़ें देखने वाली है, एक है फाइनेंशियल ईयर, दूसरा है बाउंड्री। वो वाले गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो हमारी कंट्री में बन रहे हैं, विद इन द बाउंड्री मतलब बाउंड्री में बन रहे हैं। एक जो कंट्री है, अगर इंडिया की एग्जांपल है तो इंडिया के एग्जांपल जो उसके अंदर जो बन रहे हैं और एक फाइनेंशियल ईयर में बनने चाहिए। ये जो फाइनेंशियल ईयर होता है ये आपका होता है 1 अप्रैल टू 1 मार्च, 1 अप्रैल टू 1 मार्च। तो ये आगे जीडीपी की डेफिनेशन, ये डेफिनेशन आपको याद करनी है। तो जीडीपी का हम यूज़ करके हम क्या निकालते हैं, नेशनल इनकम निकालते हैं कि इंडिया में कितना टोटल गुड्स और प्रोडक्शन जो हो रहा है उसकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी है। तो उससे हमें नेशनल इनकम का पता लगता है। उसके बाद थोड़ा इनको हम अलग अलग करके देखते हैं। जी फॉर ग्रॉस, डी फॉर डोमेस्टिक, पी फॉर प्रोडक्ट। तो जो ग्रॉस होता है इसका मतलब होता है टोटल, इसका मीनिंग होता है टोटल, कुल। हिंदी में ग्रॉस को बोलते हैं कुल। हम बोलते हैं ना कुल राशि कितनी है, तो इसी तरह ग्रॉस का मीनिंग होता है कुल। कुल का मतलब हो गया टोटल। इसमें और एक चीज़ आता है विद इन ए फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर में कितने सारे गुड्स बने, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज बनी, उनको हम ग्रॉस में रखेंगे। उसके बाद डोमेस्टिक, जैसे डोमेस्टिक का मीनिंग होता है घरेलू, मतलब किसी कंट्री के अंदर, किसी जगह के अंदर उसका अपना होना चाहिए। तो विद इन द बाउंड्री, उसकी बाउंड्री के अंदर जो चीज़ें बनेंगी। और यहाँ पर एक और चीज़ देखने वाली है, विद इट्स ओन कैपिटल, जो पैसा लगाएगा वो उसका अपना खुद का होना चाहिए। उसके बाद प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो फाइनल होना चाहिए, मतलब आपके पास जो भी गुड एंड सर्विसेज बनेंगी वो फाइनल होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आधी, नहीं, फाइनल प्रोडक्शन आपका होना चाहिए। तो ये हो गया जीडीपी। उसके बाद अब हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे टाटा कंपनी मान लो, टाटा जो कंपनी है वो कहाँ की है, इंडिया की कंपनी है। टाटा कंपनी इंडिया की कंपनी है लेकिन ये यूके में गई है। यूके में इसने कुछ सोर्स एक्वायर किए हुए हैं और वहाँ पर क्या कर रही है, वहाँ पर प्रोडक्शन कर रही है किसकी, गाड़ियों की। दो गाड़ियाँ इसने वहाँ पर उनकी प्रोडक्शन ही कर रही है, लैंड रोवर और जैगुआर की। तो आप मुझे बोलो, क्या ये प्रोडक्शन जो गाड़ियों की वहाँ हो रही है, क्या ये इंडिया की जीडीपी में आएगी? नहीं, इंडिया की जीडीपी में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये बाउंड्री कहाँ है, ये किस में बन रहा है, यूके में बन रहा है। तो ये इंडिया की जीडीपी में नहीं आएगी, ये यूके की जीडीपी में आएगी लेकिन इंडिया के जीडीपी में नहीं आएगी। उसके बाद एक और एग्जांपल हम देखते हैं नेस्ले का। नेस्ले जो है वो मैगी बनाता है इंडिया में, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में मैगी बनाई जाती है। तो इंडिया में नेस्ले ने क्या किया है, प्लांट लगाया हुआ है। तो लेकिन ये कंपनी कहाँ की है, स्विट्ज़रलैंड की है, बट प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, इंडिया में हो रहा है। जो मैगी बन रही है, जो प्रोडक्शन हो रही है वो कहाँ हो रही है, इंडिया में हो रही है। तो जो मैगी है वो इंडिया की जीडीपी में कैलकुलेट होगी। क्यों? क्योंकि हमारी इंडिया के अंदर बन रही है ना, तो बाउंड्री के अंदर बने तो मतलब वो जीडीपी में कैलकुलेट होगी। यहाँ पर हमें दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहली चीज़ है कि बोथ सिटीज़न एंड फॉरनर इन इंडिया, जब कोई भी इंडिया का सिटीज़न हो, ऑब्वियस सी बात है, अगर इंडिया का ही सिटीज़न हो तो उसकी जीडीपी कैलकुलेट
उसकी जो इनकम होगी वो जीडीपी में कैलकुलेट होगी। लेकिन अगर कोई फॉरेनर है, बाहर का आया हुआ है, वो इंडिया में काम कर रहा है, तो वहाँ पर उसकी जीडीपी भी कैलकुलेट की जाएगी। उसकी जो इनकम है, वो जो प्रोडक्शन कर रहा है, वो जीडीपी में कैलकुलेट होगा, है ना। यहाँ पर हमने देखा कि जो नेस्ले था, कंपनी थी, वो इंडिया में आकर प्रोडक्शन कर रही थी, मतलब वो फॉरेनर है और प्रोडक्शन कहाँ हो रही है, इंडिया में, तो वो जीडीपी में कैलकुलेट होगा। दूसरा, इनकम ऑफ इंडियन फ्रॉम एब्रॉड नॉट इंक्लूडेड। जो भी इंडियन एब्रॉड गए हैं, मतलब बाहर रहने गए हैं, वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनकी जो इनकम है वो इंडिया की जीडीपी में कैलकुलेट नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि जीडीपी की हिस्ट्री क्या है, थोड़ी बहुत हिस्ट्री जान लेते हैं। तो अमेरिका में वार ऑफ रिसेशन चल रहा था 1929 और 1930 में। 1929 और 1930 में क्या हुआ, अमेरिका जो था, वहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ थी वो, और वहाँ का जो बिज़नेस था, वो अच्छी तरह से नहीं चल रहा था। मतलब रिसेशन होता है जब आपकी इंडस्ट्री या बिज़नेस अच्छे से काम ना करे। तो वहाँ का जो इकोनॉमिस्ट साइमन था, उसने देखा कि हमारी जो कंट्री है उसकी नेशनल इनकम काफ़ी गिर रही है, मतलब कोई कमाई नहीं हो रही है। तो उसने क्या किया, उसने ये देखा कि जब तक ना हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे, कितना हमारे पास पैसा आ रहा है, कितना हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जब तक ना उसका उस कैलकुलेशन करेंगे तब तक हमारी इकॉनमी सुधरेगी नहीं। तो वहाँ पर उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया जीडीपी को। कब कराया, 1934 में, ठीक है। उसके बाद जो डाटा रिलीज़ किया जाता है जीडीपी का, वो किया जाता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम के अंदर, इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। यहाँ पर जो डाटा रिलीज़ होता है वो दो प्राइजेस पे होता है, एक होता है कांस्टेंट प्राइस पे, दूसरा होता है करंट प्राइस पे। ये भी हम आगे देखेंगे किस तरह से कांस्टेंट प्राइस पे जीडीपी को रिलीज़ किया जाता है, किस तरह से करंट प्राइस पे जीडीपी को रिलीज़ किया जाता है। अब हम देखते हैं कि जीडीपी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं या नहीं हैं। तो जीडीपी में तो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो है क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग की। मतलब जो बॉर्डर में ट्रेडिंग हो रही है, क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग हो रही है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, वहाँ पर जो हम रुपया लेते हैं या देते हैं, उसका कोई कैलकुलेशन जीडीपी में नहीं है। उसके बाद जो ब्लैक मार्केटिंग होती है, उसका भी हमें यहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई हिसाब नहीं है। तो ये प्रॉब्लम्स देखी गई जीडीपी में। उसके बाद जीडीपी निकालने का एक फार्मूला होता है, प्राइवेट कंजप्शन प्लस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। क्या करना है आपको, पहले प्राइवेट कंजप्शन को लेना है, मतलब कितना एक व्यक्ति कंज्यूम कर रहा है, एक इंडिविजुअल कितना कंज्यूम कर रहा है, उसको प्लस कर देना है कॉस्ट इन्वेस्टमेंट के साथ, मतलब इंडस्ट्रीज़ कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है, और उसको प्लस कर देना है गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट के साथ, मतलब गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर कर रही है, और उसको एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर देना है, हमारे पास कितना एक्सपोर्ट है और उसको इंपोर्ट में से माइनस कर देना है। तो ये हमारा होगा जीडीपी। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि जीडीपी कितनी तरह की होती हैं, मतलब नॉमिनल जीडीपी या रियल जीडीपी क्या होती है। और हम ये भी देखेंगे कि जीडीपी को करंट प्राइस पे किस तरह से रिलीज़ किया जाता है, जीडीपी को कांस्टेंट प्राइस, जिसको बेस ईयर जीडीपी भी कहा जाता है, किस तरह से रिलीज़ किया जाता है। उसके बाद हम इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्शन मेथड भी देखेंगे, जो कि मेथड ऑफ कैलकुलेशन हैं जीडीपी के। तो अगली वीडियो में ये चीज़ें हम देखेंगे। थैंक यू।